नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की। जो Z+ सुरक्षा है उसे वापस ले लिया गया है। हम सब जानते हैं कि सत्यपाल मलिक जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको लेकर वो मुखर रहते हैं, सरकार के खिलाफ वो अक्सर बयान देते हुए नजर आते हैं। इधर जो सुरक्षा वापस ली गई है उसको लेकर सत्यपाल मलिक का कहना है कि अगर उन्हें जान माल का कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी की केंद्र सरकार होगी। सत्यपाल मलिक से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको यहां पर सुनवाते हैं। गवर्नर रहते हुए केंद्र सरकार पर किसानों के मुद्दे पर हमलावर रहे सत्यपाल मलिक, जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली थी, उन्हें अब Z+ सिक्योरिटी के बिना रहना होगा। गृह मंत्रालय ने Z+ सिक्योरिटी का कवर सत्यपाल मलिक से वापस ले लिया है। आपको बताएं, सत्यपाल मलिक कश्मीर के गवर्नर थे और कश्मीर के गवर्नर को Z+ सिक्योरिटी मिलती है एक तय समय सीमा के लिए। अब वो सिक्योरिटी सत्यपाल मलिक के पास नहीं रहने वाली। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, अब आप गवर्नर नहीं हैं, रिटायर हो गए, आखिरी बार आप मेघालय में थे। क्या कहना चाहते हैं? सिक्योरिटी हटा ली गई है। देखिए, जितने भी गवर्नर रिटायर हुए हैं उन सब के पास अभी तक सिक्योरिटी है। मेरी सिक्योरिटी ऑलमोस्ट पूरी तरह हटा ली गई है। जो X क्लास भी दी गई है उसमें एक PSO होगा, वो भी मेरा 3 दिन से नहीं आ रहा है। तो मैं क्या समझूं कि सरकार चाहती है कि जबकि मुझे बहुत रिस्क है। रिस्क इसलिए है कि जब 370 हटी तब मैं वहाँ था। इसके अलावा असेंबली मैंने डिसॉल्व की थी और मुझे वहाँ जनरल्स ने बताया था कि आपको पाकिस्तान से भी खतरा है, यहाँ के टेररिस्ट से भी खतरा है। और वहाँ की जो कश्मीर की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसने यहाँ लिखा था जब मेरा तबादला हो रहा था कि इनको खतरा है, इनको दिल्ली में मकान दिया जाए और सिक्योरिटी दी जाए। अब वो सब खत्म कर दी गई है। अब मैं क्या समझूं? अच्छा, सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। आपने क्या लिखा था अमित शाह जी को इस बारे में? अमित शाह जी को 2 बार लिखा। हाँ। और दोनों बार मैंने लिखा कि मुझे थ्रेट इज वेरी वेरी रियल और इसलिए मेरी सिक्योरिटी डाउनग्रेड ना की जाए। ये जो लेटर्स भी आप, हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों की पावती उनकी तरफ से आई हुई है। हाँ, ये लेटर्स हैं जो ये है और ये रिसीविंग भी है अमित शाह जी की तरफ से कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 1 अक्टूबर रिगार्डिंग योर सिक्योरिटी। तो अब आपका कवर हट गया, आपके पास कब से नहीं आ रहे हैं जो सिक्योरिटी आपके PSOs से, सिक्योरिटी गार्ड से? होली के बाद से कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं और आ रहा। कल मैं जा रहा हूँ नारनौल, एक जगह है रेवाड़ी के आगे, वहाँ एक पब्लिक मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ। तो ना वहाँ सिटिंग डक, कोई भी आके मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पे कोई अटेम्प्ट भी मारना, तो अलग अगर अटेम्प्ट भी हुआ तो वो सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और इनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अब आप आगे करेंगे कि आप कैसे रहेंगे? आप चूंकि राजनीति में हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? जब अगर वोरा साहब के पास सिक्योरिटी है, मुर्मू साहब के पास सिक्योरिटी है, वैद्य साहब के साथ सिक्योरिटी है, सब LG रहे हैं, तो उनके पास सिक्योरिटी है, तो आपके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मेरे पास इसलिए नहीं कि मैं किसानों के मसले पे, ये तो अल्लाह मियाँ है, ये सोचते हैं कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। मैं इनके खिलाफ नहीं बोला था, किसानों के पक्ष में बोला था। जो इनको पसंद नहीं आया, सिर्फ उसी वजह से सिक्योरिटी हटाई है कि अच्छा ये बोल रहा है। तो क्या संकेत देना चाहेंगे? अब क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सिक्योरिटी हटाई गई है इसको लेकर के? अब क्या यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो छोटापन है, बदले की भावना है, रिवेंज है, इसको खत्म करें और प्रॉपरली बिहेव करें जो किसी भी राजा को करना चाहिए। और ये छोटे छोटे काम है, सिक्योरिटी विड्रॉ करने से कोई जरूरी नहीं कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन इसको लोग देखेंगे। मेरे लोग, मैं भी किन्हीं वर्गों से आता हूँ, वो मेरे साथ हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो इनको बिफिटिंग रिप्लाई देंगे वो लोग। रिफिटिंग रिप्लाई देंगे। तो जैसे खरी खरी बोलते हैं, सत्यपाल मलिक साहब का कहना है कि अगर उन्हें कुछ होता है, कोई उनकी जान को खतरा होता है, हमला होता है, तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। और Z+ सिक्योरिटी कवर सत्यपाल मलिक जी से वापस ले लिया कि हम सब जानते हैं किसान आंदोलन में लगातार गवर्नर रहते हुए मलिक साहब केंद्र सरकार पर, या कह लें अपनी सरकार पर, काफ़ी हमलावर रहे। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्याज के गिरते दामों से परेशान किसान सड़कों पर उतर आए हैं। प्याज उत्पादक किसान अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक कूच कर रहे हैं। किसानों की मांग और विपक्ष की घेराबंदी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के प्याज किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने का ऐलान किया है।
हालांकि किसान संगठन इसे नाकाफी बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 30 रुपए किलो की न्यूनतम कीमत तय नहीं करती तब तक किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी जो लासलगांव मंडी है, वहां पर प्याज की कीमत 2 रुपए से 7 रुपए किलो चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों पर क्या कुछ इस वक्त बीत रही है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है और इस बार दूसरे राज्यों में प्याज की अच्छी पैदावार हुई है, जिसकी वजह से आपूर्ति की तुलना में मांग कम हुई है और नतीजा प्याज के दामों में गिरावट आ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सोहित, यहाँ पर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन इस बार दूसरे राज्यों में भी प्याज की अच्छी पैदावार हुई है, जिसकी वजह से सप्लाई की तुलना में मांग में कमी आई है। क्या कुछ ये किसान जो इस वक्त कह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से एक शुरुआत की थी 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देकर। जी देखिए अदिति, बिल्कुल जो प्याज के किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं। वो नुकसान में अपने जो उपज है उसे बेचने को मजबूर हैं। इसके कई सारे वजह हैं। एक वजह यह है जैसे कि पुरानी खरीफ, जिसे ओल्ड खरीफ और न्यू खरीफ कहते हैं, ये दोनों जो प्याज थे वो एक ही समय बाजार में आ गए। और ये जो प्याज होती है इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, यानी इसे ज़्यादा समय तक आप नहीं रख सकते हैं। ऐसे में किसान भी जल्द से जल्द अपने प्याज को बाजार में बेचना चाहते हैं। और क्योंकि इसकी बम्पर पैदावार इस बार हुई है, तो बड़े पैमाने पर ये जो प्याज है ये बाजार में आया है। इसकी डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई है, जिसकी वजह से इसकी दाम कम हुई है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट के जो नियम हैं वो बदले गए हैं। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या सऊदी हो, वहाँ पर अब वो इंपोर्ट टैक्स लगा रहे हैं। प्रति किलो कांदा पर 3 रुपये तक का कर लग रहा है। इसके वजह से भी वहाँ से सप्लाई कम हुई है, जिसकी वजह से जो किसान है उसे प्याज का जो उचित दाम है वो नहीं मिल पा रहा है, वो नुकसान में बेच रहे हैं। किसान इससे काफ़ी नाराज़ हैं। हमने तो पिछले हफ्ते ये भी बताया था कि किस तरह से वो अपने खेत को जला रहे हैं। और इस सब के बीच सरकार की ओर से एक समिति बनाई गई, वो अलग अलग जगहों पर गए और अब ये तय किया गया कि 300 रुपये का अनुदान यानी 300 रुपये की सब्सिडी प्रति क्विंटल का प्याज पर दी जाएगी। लेकिन किसान का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। अब बाजार में 2 रुपये से 7 रुपये किलो तक उनका जो उपज है उसके प्रति किलो बेच रहे हैं वो, जबकि प्रति किलो पर 10 रुपये तो उनकी लागत ही लगती है। ऐसे में 300 रुपये प्रति क्विंटल की जो सब्सिडी है उससे वो नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि इस महीने के इस बार के लिए कम से कम 600 रुपये और अगले बार सीज़न के लिए कम से कम 2000 रुपये की सब्सिडी का ऐलान सरकार को करना चाहिए। नाफेड की ओर से MSP तय करके उसे जल्द से जल्द इसकी खरीदी करनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर ये जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब नासिक से लेकर मुंबई तक का ये जो पूरा यात्रा है वो इनकी ओर से किया जा रहा है। 180 लगभग किलोमीटर का ये यात्रा है जो किसान पैदल कर रहे हैं। 20 तारीख को मुंबई पहुंचेंगे और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब यहाँ पर मुंबई में जो बजट सत्र है वो चल रहा है। ऐसे में सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कई विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है इन किसानों का, और किसान फिलहाल सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया है या जो ऐलान किया है उससे नाखुश हैं। और उसी के बाद वो पैदल अब भी लगातार चल रहे हैं, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था। अब बुधवार के दिन कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे किसान सभा के, जो माफ़ कीजिए, सरकार से बातचीत करने वाले हैं। इसमें क्या कुछ हल निकलता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि अगर ये नहीं निकलता है तो सरकार पर पहले ही दबाव बढ़ा हुआ है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि एक तरफ जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अलग से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये केवल प्याज के किसानों की ही मुद्दे को लेकर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जगहों पर अनसीजनल रेन यानी जो बिन मौसम बारिश हुई है उसके वजह से भी कई सारे फसल बर्बाद हुए हैं। उनके किसान भी राहत की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मांग हैं। एक मांग ये है कि खेत में दिन भर में वहाँ पर बिजली नहीं आती है तो किसानों को रात को जाना पड़ता है, उसके लिए भी वो लड़ रहे हैं। कई सारे जिसे जंगलों में जो किसान खेती करते हैं वो चाहते हैं कि वहाँ के जो 7/12 है वो उनके नाम पर किया जाए, वो खेत उनके नाम पर किया जाए। ऐसे कई सारे मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्याज एक मुख्य मांग उनकी रही है। कल प्याज को सड़कों पर भी फेंका गया और लगातार मुंबई की तरफ ये जो किसान हैं वो पैदल कूच करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सोहित, आप बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर कृष्ण हेगड़े जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं शिवसेना के। हेगड़े साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर सवाल यही उठाया जा रहा है कि किसानों के लिए कुदरत से जुड़ी जो आपदाओं का संकट है वो शायद दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर पहला संकट ये है कि सरकार की सोच की कमी की बात यहाँ पर आ रही है कि सरकार चाहे तो यहाँ पर किसानों की मदद कर सकती है, क्योंकि प्याज किसान जो है वो दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा संकट झेल रहे होते हैं। आपको पता है कि बिन मौसम की बारिश आई थी महाराष्ट्र में 5-6 दिन पहले,
और शिवसेना बीजेपी की जो सरकार है, जिसके नेतृत्व तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे कर रहे हैं, उन्होंने 5 दिन के अंदर ही जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कहा कि जो भी ग्राउंड रियलिटी और फैक्चुअल रियलिटी है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाए, और वो ग्राउंड रियलिटी और फैक्चुअल रियलिटी के हिसाब से 5 दिन के अंदर ही हमारे गवर्नमेंट ने, शिंदे साहब के गवर्नमेंट ने 300 रुपया क्विंटल यानी 3 रुपया किलो रिलीफ दिया है किसानों को। और हम हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। उनके जो नुकसान जो हुई है, सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीर है, और जितना भी हमारे किसान भाइयों को होगा हम लोग उनको रिलीफ देंगे और उनको मुआवजा देंगे। अभी हाल फिलहाल ये 3 रुपया पर किलो उनको दिया है। अभी तक उनको 7 रुपया पर किलो मिल रहा था सरकार से। तो अभी आप जानते हैं कि उसका भाव ऑलमोस्ट 10 रुपया पर किलो हो गया है, और रिटेल भाव जो अभी स्टोर्स में या जो आपके ऑनलाइन में बिक रही है वो लगभग 20 रुपया किलो है जी। तो हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से, बीजेपी शिवसेना सरकार की तरफ से जो भी किसानों के लिए करना चाहिए वो हम करेंगे, और जो भी उनका हल है वो जब वो यहाँ मुंबई आएंगे उनके प्रतिनिधि से मिलेंगे और उनका हल हम जरूर निकालेंगे। लेकिन हेगड़े साहब, यहाँ पर उन्हें अगर नासिक से मुंबई तक कूच करना पड़ रहा है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो 300 रुपए क्विंटल की बात, सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं, उसे किसान साफ तौर पर नाकाफी बता रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो स्थिति है वो पिछले 4 सालों में कभी भी नहीं हुई है और स्थिति वाकई में बेहद खराब है। तो ऐसे में जो वो मांग कर रहे हैं 1000 रुपए से ऊपर प्रति क्विंटल सब्सिडी की, उसको लेकर सरकार क्या कुछ सोच रही है? देखिए, 1000 रुपया क्विंटल यानी ऑलमोस्ट 100 रुपया किलो हुआ है, और रिटेल बिक रहा है 20 रुपया किलो में। लेकिन जो भी हमारे किसान मांग कर रहे हैं, उन्होंने शायद 600 रुपये का क्विंटल का मांग किया है, जो 6 रुपया किलो है। सॉरी, मैं 10 रुपया किलो की जगह पे बोल रहा था, लेकिन 6 रुपया किलो उन्होंने मांग किया है। हमने उसका 50% सब्सिडी तो दे दिया है उनको, अभी जो रिलीफ है। आगे चल के जो भी हमारे से होगा हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों को जरूर हम मदद करेंगे। वो तो हमारे भाई है, और वो जो महाराष्ट्र का इकोनॉमी है, किसान उसका सोल है। जी, हेगड़े साहब आप बने रहिए। सोहित, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोशिश जरूर की है सरकार की तरफ से कि जो 50% है मुआवजा कम से कम वो पहुंच जाए, लेकिन किसानों का यहाँ पर इस बात पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो इस 300 रुपए प्रति क्विंटल की जो सब्सिडी है उसे साफ तौर पर नाकाफी बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अदिति, पिछले हफ्ते जब मैं भी लासल गांव गया था, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहां पर हमने देखा कि जो किसान की लागत है वो लगभग 2 गुना ज़्यादा है जो पैसे उन्हें मिल रहे हैं। ऐसे में ये जो 300 रुपये प्रति क्विंटल की बात की जा रही है, ये राहत ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद किसान उसमें से कुछ भी कमा नहीं पाएगा। जो उनकी लागत है शायद वो भी ना निकल पाए, और इसलिए वो 300 रुपये प्रति क्विंटल के इस ऐलान से नाराज़ हैं, या फिर वो खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी मांग है कि इस बार के लिए कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल, और इसके बाद अगले बार से उसे और बढ़ाकर 2000 रुपये तक की सब्सिडी दी जानी चाहिए, अगर इसी तरह के हालात होते हैं तो। और इसकी एक और वजह यह है कि नाफेड की ओर से ज़रूर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि नाफेड से बड़े पैमाने पर किसानों से प्याज खरीदेगा, लेकिन जो नाफेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके वजह से किसान उनके पास नहीं आते हैं। उनका एक पैरामीटर होता है कि प्याज कम से कम कितना बड़ा होना मांगता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होना मांगता है, ये एक पैरामीटर होता है। दूसरा ये होता है कि एक दिन में वो एक लिमिटेड अमाउंट पे ही प्याज लेते हैं, उससे ज़्यादा प्याज वो लेते नहीं हैं। तीसरी बात ये होती है कि अगर आप बाज़ार में जाते हैं आपको तुरंत पैसा मिल जाता है। नाफेड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 11-12 दिन बाद पैसे मिलते हैं। उसके लिए भी आपको आपका आधार कार्ड, आपको आपका 7/12 का जो डॉक्यूमेंट होता है, और सारी चीज़ें जो है वो जमा करानी पड़ती हैं। ऐसे में ये जो नियम है वो भी किसानों के लिए काफ़ी परेशानी वाले नियम हैं। तो सरकार की ओर से ज़रूर कई सारी चीज़ों का ऐलान किया जाता है। हम मुंबई दिल्ली में बैठकर इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत होती है वो काफ़ी अलग होती है, और किसानों की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं शायद उस पर सरकार की इतनी नज़र नहीं रहती है। और इसलिए जो सरकार की ओर से 300 रुपये प्रति क्विंटल का ऐलान किया गया, उसके बावजूद किसान इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि इसके बावजूद उनके जो फसल है उससे उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, और इतना क्योंकि हाल ही में वहाँ पर बारिश भी हुई है नासिक में, तो जो उनके फर्टिलाइजर्स और उनकी जो दवाई पे ही इतने पैसे लग जाते हैं।
तो ऐसे में तो यही सवाल सरकार जो आप को कम उठा से रहे कम हैं, वो 600 मैं रुपए प्रति हेगड़े क्विंटल साहब से दिए पूछना जाने की चाहूंगी। बात की गई है। जी सुहेद, जो सवाल आप उठा रहे हैं वही सवाल मैं हेगड़े साहब से पूछना चाहूंगी कि हेगड़े साहब, किसानों की का यही आरोप है कि जमीनी हकीकत जो है वो सरकार देख नहीं रही है और किसानों की अनदेखी कर रही है, क्योंकि जो सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं, जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, वहां पर तो उनकी लागत भी अभी तक नहीं निकल पाई है। ऐसे में उनकी नाराजगी जायज है और इसीलिए वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल उनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि बिन मौसम का बारिश आया था। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री है वो भी एक किसान पुत्र है, और वो किसानों के जो दुख दर्द है वो समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। और ये सरकार संवेदनशील है, जो भी किसानों के हल निकालने के लिए, हम इसमें पॉजिटिव है कि हम हल निकालेंगे, हम इससे कतरा नहीं रहे हैं। जी ये जो इनिशियल हमने उनको रिलीफ का पैकेज दिया है, तो किसानों को ये एक्सेप्ट कर कर आगे भी उनका जो भी डिमांड्स है हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया हेगड़े साहब, आप हमसे जुड़े यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण हेगड़े हैं जो पूर्व विधायक हैं शिवसेना के। उनका कहना है कि कोशिश यहाँ पर सरकार की रहेगी कि फिलहाल किसानों से बातचीत कर इस मुद्दे का समाधान जो है वो निकाला जाए, इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन देखना होगा कि कल जब किसान मुंबई पहुंचेंगे उसके बाद क्या कुछ उनका रुख रहता है। फिलहाल 5 की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और महाराष्ट्र में एक और मुद्दा अभी काफी तेजी पकड़ रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। वो है पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर सरकार और कर्मचारियों में खींचतान जो लगातार जारी है। राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी हैं जो अपनी इस मांग को लेकर हड़ताल पर है। उधर सरकार का कहना है कि बिना रोड मैप के कोई भी योजना लागू कर देना सही नहीं होगा, इसलिए पहले एक समिति गठित की जाएगी और उसके बाद ओपीएस पर रिपोर्ट बनेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि सरकार ओपीएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले इसका अध्ययन जरूरी है। आपको बता दें, एनडीए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2004 को ही बंद कर दिया था, क्योंकि पेंशन की पूरी राशि सरकार द्वारा दी जाती थी। ओपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन की जो राशि है उसकी आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। रिटायरमेंट के समय पेंशन कर्मचारी की आखिरी वेतन राशि और महंगाई के आंकड़ों से तय की जाती है। कर्मचारियों के वेतन से पुरानी पेंशन योजना में पैसा नहीं काटा जाता। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में करीबन 17 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, टीचिंग और दूसरे स्टाफ हैं। उनकी ओर से आज से इंडेफिनिट स्ट्राइक यानी प्रदर्शन शुरू किया गया। उनकी ओर से स्ट्राइक शुरू की गई है। उनकी मांग है, जिस तरह से आप उनके टोपी पर देख सकते हैं, लिखा गया है एक ही मिशन जूनी पेंशन, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसे लागू करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन शुरू किया गया है। और 17 लाख लोग हैं पूरे महाराष्ट्र में जो इस प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं, ये मेरे पीछे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है और उसके बाहर ये जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। और इसी तरह के प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर पूरे राज्य में हो रहा है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है इस प्रदर्शन की, क्या मांग है और क्या कुछ चाहते हैं। आप पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नितिन पाटिल है। आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे सीनियर क्लर्क हूँ। अच्छा। और यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। तो नितिन जी, आप लोगों की जो प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों की मांग क्या क्या है, क्या चाहते हैं, किस चीज के लिए आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी ये जो लड़ाई है ये आज की नहीं है, ये पिछले 17 साल से शुरू है। सरकार का जो धोरण है कि राज्य शासकीय कर्मचारियों को पेंशन ना दी जाए या फिर उनके लिए जो नई पेंशन योजना शुरू की गई है उसके हिसाब से जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके हाथ में 1500, 2000, 2200, 2500 रुपए का पेंशन मिल रहा है। जिन लोगों का डेथ होता है उनके लिए भी लाख 2 लाख रुपए से ज्यादा मदद सरकार कर नहीं पाती है इस एनपीएस के जरिए। तो हमारी ये मांग है कि जिस तरह से आमदार खासदार पॉलिटिकल पर्सन्स को पेंशन दी जाती है, पूरी पेंशन दी जाती है, उसके बाद उनके फैमिलीज को भी फैमिली पेंशन दी जाती है, उसी तरह से सरकारी कर्मचारी को भी पेंशन मिलनी ही चाहिए, ये उनका हक है। एनपीएस जो स्कीम है उसमें जो हम सब अभी प्रशासन में काम करते तो हमें पता है कि हमारे पेमेंट में से 10% जो हमारा बेसिक है उससे 10% पेमेंट लिया जाता है और गवर्नमेंट उससे 40% देता है। तो उसमें कैसे होता है, अगर हमको कुछ जरूरत पड़ती है पैसा लेना है सरकार से, तो सिर्फ हमारी जो जमा राशि है उसमें से सिर्फ 25% हमको मिलता है। यानी 100 रुपए 214 रुपए अगर हमारे पास जमा है गवर्नमेंट और हमारे प्लस करके, तो सिर्फ हमें 25 रुपीज का बेनिफिट या कुछ तो हमें मिलेगा। उसका कुछ भी फायदा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी
कर्मचारी को कुछ भी फायदा नहीं है। बिल्कुल, तो कर्मचारियों को फायदा नहीं है, इसी को देखते हुए ये प्रदर्शन शुरू हुआ है और ये प्रदर्शन मुंबई के सहित महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। मांग यह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसे 2004 के बाद बंद किया गया है, उसे एक बार फिर से शुरू किया जाए और 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसे शुरू भी किया गया है और ऐसे में महाराष्ट्र में भी दबाव बनाया जा रहा है अब कि इसे एक बार शुरू किया जाए, क्योंकि इससे जो फायदा है इन कर्मचारियों को होगा, अभी होगा, रिटायरमेंट के बाद होगा और जो न्यू पेंशन स्कीम है उससे कर्मचारियों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने की बात कही जा रही है और इसलिए ये जो प्रदर्शन है ये मुंबई सहित अलग अलग जगहों पर जारी है। अब सरकार की ओर से जरूर कहा गया है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं, वो विचार कब तक होता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक विचार खत्म नहीं होता है या इस पर कोई फैसला नहीं होता है तब तक ये जो हड़ताल है वो इसी तरह से जारी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और उधर पुरानी पेंशन की मांग कर रहे संगठनों में दरार अब दिखाई दे रही है। आज कुछ संगठनों से जुड़े लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। ये भी बात सामने आई कि कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्राथमिक शिक्षक महासंघ से जुड़े बाला साहेब जवारे भी शिंदे और फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने, वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र भर में करीबन 17 लाख ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लेकर मंगलवार से उन्होंने इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू की है। इस सब के बीच उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आज पहुंचे महाराष्ट्र विधानसभा में, उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से चर्चा की। आज आप लोगों की चर्चा किस विषय पर हुई, क्या कुछ कहा गया उसके बारे में बताएं। तो आज जो चर्चा हो गई पुरानी पेंशन योजना जो अभी संप हो रहा है, पुरानी पेंशन योजना के बारे में, और सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब, एजुकेशन मिनिस्टर दीपक जी केसरकर साहब, सबके साथ चर्चा हो गई। सब पॉजिटिव चर्चा हो गई। वो पुरानी पेंशन योजना देने के लिए रेडी है ये कहा है उन्होंने। हाँ, रेडी है। उसके लिए वो जो समिति गठन करने वाले हैं आज या नहीं कल, उसका नाम भी वो कमेटी का डिक्लेयर करेंगे और उसके बारे में आने वाले 1-2 महीने में उसके बारे में जो पुरानी पेंशन योजना कैसा कैलकुलेट करने वाले हैं इसके बारे में वो निर्णय लेने वाले हैं। और शासन सकारात्मक है तो क्या उससे शासन से पुरानी पेंशन योजना लेना चाहिए। बिल्कुल, पुरानी पेंशन योजना के जो आपके जो मांगे थी वो क्या अभी भी वही बरकरार है कि पुरानी पेंशन योजना होनी चाहिए, और भी कई सारे मांगे थी जिसे लेकर हो रही थी। और भी 17 फरवरी 2023 को हमने रत्नागिरी में जो अधिवेशन लिया टीचर का, उस प्रोग्राम में सीएम साहब थे, एकनाथ शिंदे साहब थे, दीपक जी केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री थे, सब लोग आए थे। उन्होंने 15 जो मांगे हैं टीचर के बारे में वो सब डिक्लेयर कर दिए है। आज की इस बैठक में केवल शिक्षक संगठन थे या और भी कौन कौन से संगठन थे आज की मीटिंग में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सब पदाधिकारी थे, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी सब पदाधिकारी थे, और भी लोग आना चाहते थे लेकिन वो पास की वजह से अंदर आ नहीं पाए। तो एक तरफ जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकार के साथ में कुछ ऐसे संगठन जो जिनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि शिक्षक, आरोग्य, उनकी ओर से एक बैठक हुई। ये महाराष्ट्र विधानसभा में ही ये बैठक की गई और इनका कहना है कि सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया उससे ये संतुष्ट हैं। ये जिससे कि आप देख सकते हैं ये सभी लोग उस संगठन के हिस्सा है जो यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इनका कहना है कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी ये समझ ली कि एक तरफ जहाँ ओपीएस को लेकर प्रदर्शन हो रहा है वहीं उसके भीतर ही फूट पड़ती नजर आ रही है और कुछ लोग अभी फिलहाल सरकार से बातचीत कर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस की बात करते हैं, जहां पर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के मोदी को खत्म करने वाले बयान पर सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को लेकर बीजेपी आज सड़कों पर उतरी। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता राजस्थान कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। अनुदान मांगों पर सतीश पुनिया का भाषण खत्म होते ही बीजेपी ने रंधावा का मुद्दा उठाकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर रंधावा के खिलाफ नारे भी लगाए।
और इसके बाद विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जयपुर में सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हुए नजर आए रंधावा के बयान के खिलाफ। और अब आपको बताते हैं पूरा घमासान जो है उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई है। पुलवामा हमले को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला करवाया गया। साथ ही उन्होंने इस हमले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। आगे रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी कि आपसी गुटबाजी और लड़ाई खत्म कर और मोदी और बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएंगे और अगर ये दोनों खत्म हो गए तो देश बच जाएगा। सुनवाते हैं आपको उनके बयान। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का या जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया, जो गए हैं वो सभी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी कांग्रेस के परिवार हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। जिनके घर शहीद की जब शहीद आता है तो पूरे गांव में शोक की लहर आती है। साथ ही हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का सर ऊंचा करके आया है। तो मोदी साहब, आप कब करोगे देश का सर ऊंचा? आप तो नीचा कर रहे हो। उधर बिहार विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला। बिहार विधानसभा से बीजेपी विधायक लखिंद्र पाल पासवान के 2 दिनों के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दरअसल उन पर सदन में माइक तोड़ने का आरोप है। सदन में हुए विपक्ष के हंगामे के दौरान उन्होंने माइक को तोड़ दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें 2 दिनों के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया है। लखिंद्र पाल के निलंबन के विरोध में बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आज बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दे पर विशेष बहस के लिए बीजेपी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ते रहे। बीजेपी के विधायक लखिंद्र पासवान एक सवाल के दौरान भी जोरदार हंगामा होता हुआ नजर आया। बीजेपी विधायक की माइक जब बंद कर दी गई तो इस दौरान हंगामे के बीच विधायक ने अपना ही माइक तोड़ दिया। तो कम से कम उसे दैनिक मजदूरी तो दीजिए जिसको जीविकोपार्जन हो सके। माननीय पर बहाली की है माननीय पासवान जी। केंद्र सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा संरक्षण चाहिए। बिहार का मामला है, बिहार का विषय है। बोलिए ना। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के मुआवजे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब डाउ केमिकल्स का समझौता फिर से नहीं खुलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। इससे पहले 12 जनवरी को पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका देकर पीड़ितों के लिए 7,400 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान की मांग की थी, जो अब खारिज हो गई है। तो ये केंद्र सरकार के लिए तो झटका है ही, लेकिन वो पीड़ित जिन्होंने इस गैस त्रासदी को झेला था उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, जो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। इस चीज से हताश हैं गैस पीड़ित कि उन ज्यादातर गैस पीड़ितों को 25,000 मिला और फिर 25,000 इंटरेस्ट में 50,000 मिला। आज है ये गैस पीड़ित, कल हो सकते हैं हम और आप, क्योंकि आज अगर यूनियन कार्बाइड के खिलाफ, और ये इतना जाना माना केस है, अगर इनके खिलाफ सिर्फ ये नहीं कहा गया कि क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता, वो अलग बात होती।
एक पूरा जजमेंट दिया गया है। अगर ये बोला गया है कि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ केस नहीं हो सकता क्योंकि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ कोई फाइनलिटी चाहिए, तो फिर कल कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर अगर हो, जो हो रहे हैं तब से, तब उनका क्या इंसेंटिव है? कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक के लोकायुक्त ने विधायक की अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की है। मदल को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने भरोसा दिया कि मामले को जल्द सुना जाएगा। लोकायुक्त की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने हाल ही में बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद विधायक के कार्यालय से करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए और घर से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद मदल ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़े लोगों के लिए। दिल्ली गुरुग्राम रोड आज से रंगपुरी से रजौकरी के बीच में 500 मीटर के दायरे में दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ बंद किया गया है। इससे दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उस पर भारी ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक को सर्विस लेन से निकाला जा रहा है। दरअसल इस रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए लिंक रोड बन रहा है और इसके चलते 2 अंडरपास और 1 फ्लाईओवर बनना है और इसके लिए अगले 90 दिनों तक दिल्ली जयपुर हाईवे यहां पर बंद रहेगा। अभी ट्रायल है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस हाईवे के दोनों कैरिजवे बंद हो जाएंगे और दोनों तरफ से ट्रैफिक को सर्विस लेन से निकाला जाएगा। हाईवे बंद होने से दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बहुत ही मुश्किलें भी झेल रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। इस वक्त मैं हूं दिल्ली एयरपोर्ट के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर और यहां पर शिव मूर्ति के पास दिल्ली पुलिस ने इस हाईवे को फिलहाल बंद करवा दिया है। आप देखें कि जो रास्ता दिल्ली से गुरुग्राम जा रहा है उसको बंद कर दिया गया है और हाईवे के बगल में एक सर्विस लेन बनाई गई है और वहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप देखें कि इस हाईवे पर सामने जो है द्वारका एक्सप्रेसवे निकल रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनना है और 2 अंडरपास बनने हैं। इसके चलते इस रास्ते को 90 दिन के लिए बंद किया गया है। अभी एक तरफ का कैरिजवे बंद है और अगले 1 या 2 दिन में जो रास्ता गुरुग्राम से दिल्ली आता है इसको भी बंद किया जाएगा और ट्रैफिक जो है बगल में जो सर्विस लेन बनी है उस सर्विस लेन से निकाला जाएगा। तो अभी के लिए गुरुग्राम से दिल्ली का रास्ता खुला है, लेकिन कल या परसों में इस रास्ते को भी बंद किया जाएगा और ट्रैफिक को ये जो बगल में सर्विस लेन बनाई गई है यहाँ से निकाला जाएगा। तो 90 दिन इस हाईवे पर काम चलना है। दिल्ली से जयपुर का हाईवे जो है यहाँ पर जिस तरह से बंद हुआ है उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक यहाँ पर स्लो है, लेकिन इसके पीछे आप देखें कि जो लोग दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आ रहे हैं करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस लेन है वो छोटी है, हाईवे फिलहाल बंद है। इसके चलते लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप देखिए कि ट्रैफिक जाम को ठीक से चलाने के लिए यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और जो यहाँ पर कंपनी ये काम करवा रही है उस कंपनी के कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को संभाल रही है, लेकिन ये मुश्किल अगले 90 दिनों तक बढ़ने वाली है। हालांकि अभी 1-2 दिन ट्रायल रहेगा और सब कुछ ठीक रहा तो फिर 90 दिन के लिए ये जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद होगा। चाहे आप दिल्ली से गुरुग्राम जा रहे हों या गुरुग्राम से दिल्ली आ रहे हों, आपको जो बगल में सर्विस लेन बनाई गई हैं उन सर्विस लेन से निकलना होगा, जिसके चलते लंबा ट्रैफिक जाम लगेगा। और ट्रैफिक पुलिस ने कहा है अगर ट्रैफिक से बचना है तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। खास तौर से जो MG रोड है, मेहरौली बदरपुर रोड, मेहरौली गुरुग्राम रोड, उस रास्ते का प्रयोग करें, इस रास्ते का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बगल में सर्विस लेन है, सर्विस लेन पर पूरा ट्रैफिक जा रहा है और ये जो मेन रास्ता है
हाईवे का, इसको फिलहाल बंद किया गया है। अभी उस तरफ का रास्ता खुला है, लेकिन कल या परसों में गुरुग्राम से दिल्ली आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो ये लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या अगले 90 दिनों तक रहेगी और घंटों घंटों लोग ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और पूरा जो ट्रैफिक है वो सर्विस लेन पर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो अगले 90 दिनों में जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, यहाँ से ऊपर से जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो गुजरेगा। एक बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है और साथ में 2 अंडरपास बन रहे हैं, जिसके चलते 90 दिन के लिए यहाँ पर इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और जो ट्रैफिक है उसको सर्विस लेन से निकाला जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।